हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो स्रोत है, इतिहास निर्माण और उसके स्रोत, उसमें 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। वो पॉइंट थे, सबसे पहले भौतिक अवशेष के बारे में पढ़ा था, फिर हमने शिलालेख, फिर हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने शिलालेख के बारे में पढ़ा था, फिर हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा था, और अब अपन पढ़ेंगे विदेशी संदर्भ के बारे में। मतलब ऐसे स्रोत जो विदेशों द्वारा या विदेशी लोगों द्वारा या विदेशी धरती से अपने को प्राप्त होते हैं, ऐसे स्रोतों को कहते हैं विदेशी संदर्भ से प्राप्त स्रोत। राइट फ्रेंड्स, विदेशी संदर्भों के साक्ष्यों से भी स्वदेशी साहित्य की पुष्टि की जा सकती है। मतलब पुष्टि का मतलब होता है वेरिफिकेशन। राइट, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर आपको किसी स्वदेशी स्रोत से कोई जानकारी मिली, राइट, अगर आपको किसी स्वदेशी स्रोत से कोई जानकारी मिली और वही जानकारी यानी सेम टू सेम जानकारी अगर आपको विदेशी स्रोत से भी प्राप्त होती है, राइट, तो इसका मतलब क्या है? वो जानकारी जो है वो ज़्यादा सत्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी स्रोतों में और विदेशी स्रोतों में भी सेम जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर स्वदेशी स्रोत जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर अपने को ये मिलता है, यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की जो उसने किताब लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो उस समय सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपना जो कौन कौन से सिक्के जारी किए थे ये उन्होंने बताया। अगर कोई विदेशी स्रोत जैसे कि उस समय अगर बात करें जो शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक था, शूद्रक द्वारा नहीं, इसमें एक उस समय विदेशी जो लोग थे, उस समय एक काव्य था मुद्र राक्षस। क्या था? मुद्र राक्षस, ऐसा ही कुछ था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मुद्र राक्षस वो एक क्या था? विदेशी स्रोत था। अगर इस स्रोत में और कौटिल्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में जो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर मैच हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें मैच हो जाती है, मतलब समान अगर चीज़ें प्राप्त होती है, इसका मतलब वो चीज़ें ज़्यादा सत्य प्रतीत होती है। मतलब इसकी पुष्टि जो है, यानी स्वदेशी स्रोत की जो पुष्टि है हम विदेशी स्रोत से कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इन विदेशी संदर्भों के जो साहित्य हैं वो उपयोग किए जाते हैं। भारत आए ग्रीक, रोमन तथा चीनी यात्री तथा धर्मांतरित आगंतुकों ने जो जैसा देखा उसका वैसा ही लिखित वर्णन यहाँ छोड़ गए। मतलब भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे। कौन कौन आए थे? उसमें वो ग्रीक भी आए थे, राइट, रोमन भी आए थे, राइट, चीनी यात्री भी आए थे, है ना। इन सारे और धर्मांतरित आगंतुक यानी धर्म के प्रचार के लिए भी लोग आए थे। इन सभी यात्रियों ने भारत में जैसा उन्होंने देखा वैसा के वैसा उन्होंने वर्णन किया, बिना फेर बदल के। जैसा उन्होंने देखा वैसा के वैसा उन्होंने लिख दिया। मतलब उन्होंने उसमें ज़्यादा फेर बदल नहीं किया। जबकि हमारे जो लेखक है हो सकता है कि उन्होंने फेर बदल किया हो, इसलिए उसकी पुष्टि जो है इन विदेशी यात्रियों के द्वारा, इन विदेशी लेखकों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनसे हम इनकी पुष्टि कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, गौरतबंद है कि भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। उसके भारतीय शोषण के इतिहास का पुनर्गठन हमें पूरी तरह से यूनानी स्रोतों के आधार पर ही करना होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, अपने जो स्वदेशी स्रोत है उसमें जो अलेक्जेंडर था, उस समय जो अलेक्जेंडर था, यूनानी यात्री यानी यूनानी जो राजा था अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस आक्रमण का जो स्वदेशी स्रोत है उसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। राइट, क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि अगर कोई विदेशी यात्री अपनी धरती पर आक्रमण करेगा तो ये एक अपमान की बात है, एक कमजोरी की बात है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए जो स्वदेशी स्रोत है उसमें अलेक्जेंडर के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है।
तो अपने को ये जो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है यूनानी स्रोतों से। किससे मिलती है? यूनानी जो स्रोत हैं उन स्रोतों से अपने को ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीता। इसलिए अपने लिए विदेशी स्रोत भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने स्वदेशी स्रोत महत्वपूर्ण है। राइट फ्रेंड्स? ग्रीक लेखकों ने, जो ये ग्रीक लेखक हैं, ग्रीक लेखकों ने सांद्रकोट्टस का उल्लेख मिलता है। अभी मैंने बताया ना, सांद्रकोट्टस, क्या नाम है? सांद्रकोट्टस। अब ये जो ग्रीक लेखक है, मतलब ये जो विदेशी लेखक है ग्रीक लेखक, वो अपने जो ग्रीक लेखक में किस नाम का उल्लेख करते हैं? जो ग्रीक लेखक हैं उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है, उनके द्वारा लिखे गए जो इतिहास है, उसमें वो सांद्रकोट्टस नाम का उल्लेख करते हैं। जब इस सांद्रकोट्टस नाम को भारत के द्वारा जो स्वदेशी स्रोत है उनसे जब तुलना की गई, तब अपने को ये पता चला कि ये जो सांद्रकोट्टस नाम है जो ग्रीकों द्वारा यूज किया गया है अपने ग्रंथों में, वो उन्होंने किसके लिए यूज किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन्होंने यूज किया है। मतलब समझे? यानी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से उल्लेख किया है? सांद्रकोट्टस नाम से उल्लेख किया है। राइट फ्रेंड्स? जो ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले अलेक्जेंडर के समकालीन थे। मतलब जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जब हम अपने जो स्वदेशी स्रोत है और जो विदेशी स्रोत है उसकी तुलना करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि उन्होंने जो सांद्रकोट्टस वर्ड यूज किया है वो किसको बताता है? चंद्रगुप्त मौर्य को इंगित करता है। राजकुमार सांद्रकोट्टस का समय 322 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और जब हम स्वदेशी स्रोतों को देखते हैं तो 322 ईसा पूर्व किसकी अवधि है? चंद्रगुप्त मौर्य की अवधि है। उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है। अभी मैंने बताया सांद्रकोट्टस को किस नाम से जाना जाता, यानी किस नाम से उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य से। प्राचीन भारत के कालक्रम निर्धारण में यह पहचान मुख्य आधार का काम करती है। मतलब जो अपने आज के पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार है, उन्होंने विदेशी स्रोत और स्वदेशी स्रोत को साथ में रखा, उनका अध्ययन किया और उन्होंने धीरे धीरे ये उनकी जो स्रोत है उनमें जो समानता है उनको उन्होंने निकाला और उसके साथ उन्होंने तुलना करके एक अच्छा सा जो है इतिहास आज के इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेगास्थनीज के इंडिका को लेकर प्रवर्ती काल के पुराने लेखकों द्वारा टुकड़ों में उद्धत अंश के आधार पर ही संरक्षित किया गया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मेगास्थनीज यात्री था, क्या था? मेगास्थनीज नाम का एक यात्री था, वो विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज नाम का एक विदेशी यात्री था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं, किन लेखक ने कौन सी किताब लिखी थी? एक इंडिका नाम की किताब लिखी थी। इस इंडिका नाम की किताब से भी अपने को मौर्य वंश के बारे में और मौर्य वंश के समय में जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। राइट फ्रेंड्स? इन अंशों का एक साथ पाठ करने पर न केवल मौर्य प्रशासन की प्रणाली के बारे में बल्कि मौर्य काल के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब अगर मैं इंडिका को साथ में ले लूँ, अगर मैं जो यूनानी स्रोत है उनको साथ में ले लूँ, है ना, अगर मैं ग्रीक जो लेखक है उनके द्वारा लिखे गए स्रोत है उनको अगर साथ में ले लूँ, और जो चाणक्य द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है ना उसको अगर मैं साथ में मिला दूँ, यानी ये जो स्वदेशी स्रोत है उसको साथ में मिला दूँ, तो इन सभी स्रोतों को साथ में मिला दूँ और उसका अध्ययन करूँ, तो अपने को जो मौर्य साम्राज्य है, जो मौर्य साम्राज्य के समय की जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी और जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में सबसे बेस्ट जानकारी अपने को
इन सारे स्रोतों को साथ में मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होती है। राइट फ्रेंड्स। जिस तरह से प्राचीन इतिहास के बहुत से लेखक अतिरंजना से भरे थे, उसी तरह इंडिका भी भ्रामकता और अतिरंजना से मुक्त नहीं है। इसमें यह भी कहना चाहते हैं कवि कि अपने को इनका जब अध्ययन करेंगे, जब इन साहित्यिक स्रोतों का हम अध्ययन करें, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन साहित्यिक स्रोतों में बहुत सारी क्या है, भ्रामकता है। क्या है? भ्रामकता है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, है ना, जो लेखक द्वारा जानबूझकर लिखी गई थी, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसमें अतिरंजना है। अतिरंजना मतलब अतिशयोक्ति है। किसी चीज़ को या तो बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है या फिर किसी चीज़ को कम तर करके लिखा गया है। तो इन चीज़ों को भी अपने को समझना होगा और इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो सही इतिहास है वो अपने को पहुंचाना होगा। राइट फ्रेंड्स। पहली और दूसरी शताब्दी के ग्रीक और रोमन इतिहास में कई भारतीय बंदरगाहों और भारत पर रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। मतलब उस समय में, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य के समय में पहली और दूसरी शताब्दी और जो मौर्य साम्राज्य के बाद वाले जो ब्राह्मण साम्राज्य आए थे, राइट फ्रेंड्स, उस समय में जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, जिन बंदरगाहों के जरिए जो भारतीय व्यापारी थे वो विदेशी व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे, उन बंदरगाहों का जिक्र, उन जो बंदरगाहों का जिक्र है वो भी इन साहित्यिक स्रोतों में किया गया है। राइट। और वो किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, है ना, जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, वो काली मिर्च का व्यापार करते थे, राइट, वो शराब का व्यापार करते थे, वो दासियों का व्यापार करते थे, है ना, वो मसालों का व्यापार करते थे। ये चीज़ें भी अपने को इन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, चाहे वो विदेशी साहित्य हो चाहे वो स्वदेशी साहित्य हो, दोनों साहित्यों से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रस सी और टोलमी ज्योग्राफी से प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु मूल्यवान और महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कि विदेशी साहित्य जो है अपने भारत के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उन्हीं विदेशी स्रोतों में से यहाँ पर दो विदेशी स्रोतों की चर्चा की गई है। एक विदेशी स्रोत है, मतलब एक साहित्यिक जो स्रोत है जो विदेशी जो लेखक है उनके द्वारा लिखा गया, वो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रस सी। पेरिप्लस ऑफ द रिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द रिथ्रियन सी, है ना। और एक है टोलमी द्वारा लिखी गई किताब भूगोल, ज्योग्राफी, है ना। इन दोनों किताबों से, मतलब ये जो विदेशी स्रोत हैं, उन दोनों किताबों से अपने को भारत के जो भूगोल है ना, जो भारत का भूगोल है, जो भारत का वाणिज्य है, उसके बारे में इन दोनों किताबों से अपने को भारत का भूगोल और भारत का जो वाणिज्य है, उन दोनों के बारे में हमें, इन चीज़ों के बारे में हमें इन दोनों किताबों से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पहली कृति की प्रतिलिपि का समय सन 80 से 115 माना जाता है, जबकि दूसरी का समय 150 निर्धारित हुआ है। मतलब ये जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी, ये तो 80 से लेकर 115 ईस्वी के सन में लिखी गई थी, और टोलमी जो द्वारा लिखी गई किताब है वो 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई कृति पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी, मतलब अज्ञात लेखक मतलब क्या है, यानी जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी लिखी गई किताब है वो किस लेखक ने लिखी गई है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है, इसका पता अभी तक अपने को नहीं चल पाया है। मतलब इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, लेकिन अपने को ये किताब जरूर मिली है ना। तो इसमें लाल समुद्र, फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर में रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। अब ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी है, इसमें सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया गया है व्यापार के बारे में। किसके बारे में? व्यापार के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है इस पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी नामक किताब में, राइट। अब इस व्यापार में क्या बताया गया है कि जो ये व्यापार है वो लाल समुद्र यानी रेड सी, किससे?
जो लाल समुद्र है ना, जो रेड सी है, जो रेड सी से भी व्यापार होता था, फारस की खाड़ी से जो व्यापार होता था, राइट, फारस खाड़ी से जो व्यापार होता था, जो भारतीय महासागर जो थे वहाँ पर जो व्यापार होता था, है ना, भारतीय महासागर से जो व्यापार होता था, फारस की खाड़ी से, रेड सी से जो व्यापार होता था, उस व्यापार का जो अच्छी तरह से वर्णन किया गया है वो किया गया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी की नामक किताब में। और इस किताब के लेखक के बारे में अपने को जानकारी नहीं है। इसके लेखक क्या हैं? अज्ञात हैं। लैटिन में लिखी गई प्लाइन की कृति नेचुरल हिस्टोरी का पहली सदी से संबंध है और इसमें भारत व इटली के बीच का व्यापार का वर्णन है। एक और विदेशी किताब है। क्या है वो किताब? नेचुरल हिस्टोरिका, NATURAL हिस्टोरिका, ये एक और किताब है। ये किताब लिखी गई है प्लिनी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी द्वारा। इस किताब में किसका उल्लेख किया गया है? इस किताब में भारत और इटली, सोचो कितना दूर है अपनी जो भारत की धरती से इटली, लेकिन उस समय में भी भारत और इटली के बीच में क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। और छोटा मोटा व्यापार नहीं होता था, बहुत ही एडवांस्ड व्यापार होता था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था। जो भारत और इटली के बीच में उस समय जो व्यापार होता था उसका जिक्र मिलता है अपने को प्लिनी द्वारा लिखी गई किताब नेचुरल हिस्टोरिका में। राइट फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, यानी इसमें अपन क्या पढ़ा था कि जो विदेशी स्रोत है और जो स्वदेशी स्रोत है उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? विदेशी स्रोतों पर, है ना। कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, जिसमें चीनी थे, यूनानी रोमन लेखक थे, राइट, और बहुत सारे जो ग्रीक थे वो भी विदेशी यात्री थे। उन विदेशी यात्रियों के द्वारा कौन कौन से साहित्यिक स्रोत जो हैं वो छोड़े गए हैं और जिनसे अपने को क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो इस संदर्भ में हमने पढ़ा था। राइट, इसमें थोड़ा सा आगे एक और है इस विदेशी संदर्भ में भी, इस विदेशी संदर्भ में ही कि भारत पर लिखने वाले अंतिम ग्रीक रोमन विद्वानों को कोस्मोस इंडिकोप्लेटस कहा जाता है। मतलब भारत पर, यानी कि भारत पर जो लिखने वाले, मतलब भारत के बारे में लिखने वाले जो, यानी भारत के इतिहास के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में जो लिखने वाले अंतिम ग्रीक रोमन विद्वान है, कौन है? ग्रीक रोमन विद्वान। ग्रीक रोमन विद्वान, जो ग्रीक रोमन विद्वान है वो कौन है? यानी जो ग्रीक रोमन विद्वान है उसको क्या कहा जाता है? कोस्मोस इंडिकोप्लेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं नाम लिख देता हूं, कोस्मोस इंडिकोप्लेटस, है ना, ये कहा जाता है। ये इन्हें कहा जाता है, राइट। वे मिस्र के हेलेनिस्टिक संस्कृति के केंद्र अलेक्जेंड्रिया के थे। मतलब ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। मिस्र मतलब जो यूरोप का, जो अफ्रीका के ऊपर वाला भाग और जो ये है वो वाला क्षेत्र, वहाँ के ये लोग थे, अलेक्जेंड्रिया के। उनके द्वारा लगभग 550 से भी में लिखित क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भारत और श्रीलंका में ईसाइयों के बारे में विवरण है तथा उनमें घोड़ों के व्यापार का उल्लेख है। मतलब इनके द्वारा जो विदेशी संदर्भ साहित्य लिखे गए हैं उनमें घोड़ों के व्यापार के बारे में, है ना, घोड़ों के व्यापार के बारे में, और भारत तथा श्रीलंका में जो क्रिश्चियन धर्म का उन्होंने प्रचार किया था उसके बारे में इनमें जिक्र किया गया है। चीनी यात्रियों की अगर बात करें तो वो भी विदेशी है ना। चीनी यात्री में आप ये पाओगे कि फाइयान और वैनसॉन का उल्लेख है कि दो फेमस है, फाइयान, वैनसॉन, तथा एक और इत्सिंग, है ना, वैनसॉन। ये भी भारत में जो है वो आए थे और उन्होंने भारत का साहित्य लिखा था। वे दोनों बौद्ध थे। ये दोनों क्या थे? बौद्ध थे। ये बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे।
वे बौद्ध धर्म स्थलों का दौरा करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए इस देश में आए थे। यानी जो फाहियान और वैनसोन है वो भारत में क्यों आए थे? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए और फिर अपने देश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है वो भारत में आए थे, फाहियान और वैनसोन। जो फाहियान है वो गुप्त साम्राज्य के समय में आए थे और वैनसोन जो है वो वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे। तो इन दोनों के द्वारा जो साहित्यिक स्रोत लिखे गए हैं उनसे भी अपने को भारत के जो सामाजिक व्यवस्था, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत के उस समय में क्या स्थिति थी उसकी जानकारी मिलती है। फाहियान 5वीं शताब्दी के शुरुआत में और वैनसोन 7वीं सदी के लगभग मध्य में भारत आए थे। फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है और वैनसोन ने हर्षवर्धन के काल के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। मैंने अभी बताया आपको, फाहियान जो है वो गुप्त साम्राज्य के समय में आए थे और उन्होंने गुप्त साम्राज्य के समय में की जो स्थितियाँ थी उसका वर्णन किया है। और वैनसोन जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में जो स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, जो धार्मिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, उसका वर्णन वैनसोन के द्वारा किया गया है। तो ये जो विदेशी स्रोत है वो उतने ही महत्वपूर्ण है जितने स्वदेशी स्रोत अपने लिए महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने के लिए। राइट फ्रेंड्स, अब एक और अगला वाला जो पॉइंट आता है वो आता है छठा पॉइंट, है ना। जो विदेशी संदर्भ के बाद जो साहित्यिक स्रोत, जो अपने प्राचीन भारत के स्रोत हैं, उनमें एक पॉइंट आता है ग्राम चित्र। क्या आता है? ग्राम चित्र। ग्राम चित्र मतलब गांव के जो चित्र हैं वो। राइट फ्रेंड्स, ग्राम चित्र में क्या पढ़ते हैं? देखो, ये भी एक क्या है अपने लिए प्राचीन भारत को जानने के लिए एक स्रोत है। क्या है? एक स्रोत की तरह कार्य करते हैं प्राचीन भारत को जानने के लिए। कौन सी चीज़ है? ग्राम चित्र। उत्सवों, त्योहारों और पूजाओं के दौरान हुए सामूहिक क्रियाकलाप के अवशेष प्राचीन समय में के कबीलाई समाज के समानतावादी चरित्र को दर्शाते हैं। मतलब जब पुराने समय में, जब प्राचीन काल में उत्सव बनाए जाते थे, है ना फ्रेंड्स, जब त्योहार बनाए जाते थे, है ना, जब भगवान की पूजा की जाती थी, उस समय क्या होते थे, जो उस समय के जो कबीलाई समूह के, जो कबीलाई समाज के लोग थे वो क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। क्या होते थे? कबीलाई समाज के जो लोग थे वो एक समय में, उस समय में उत्सवों में, त्योहारों में, पूजा अर्चना के दौरान इकट्ठा होते थे और सामूहिक क्रियाकलाप होता था। सामूहिक क्रियाकलाप का मतलब या तो वो नृत्य करते थे या फिर वो शिकार करते थे, है ना, कुछ ऐसे सामूहिक क्रियाकलाप करते थे, समूह में कुछ क्रियाकलाप करते थे। तो उससे भी अपने को उस समय के, प्राचीन समय के बारे में चीज़ें प्राप्त होती है। कबीले और जाति के प्रति वफादारी अभी तक बरकरार है। मतलब जैसे इसमें क्या बताया गया है कि ये जो सारे कबीलाई समाज के जो लोग थे, है ना, वो क्या होते थे? उत्सवों में, त्योहारों में, जो पूजा के अर्चना के दौरान इकट्ठे होते थे और क्या करते थे? सामूहिक क्रियाकलाप। सामूहिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? समूह में कोई कार्य करना, है ना, सामूहिक क्रियाकलाप, समूह में कोई कार्य करते थे। और ये जो सामूहिक क्रियाकलाप है, आज भी आप देखोगे बहुत सारे कबीलाई जो समाज है वो आपस में समूह में किसी त्योहारों, उत्सवों और पूजा अर्चना के दौरान इकट्ठे होते हैं और कुछ सामूहिक, जैसे नृत्य हो गया, जैसे कोई पूजा अर्चना हो गई, है ना, जैसे कोई खेल हो गया, कोई क्रीड़ा हो गई, है ना, वो क्या करते हैं? आयोजित करते हैं। तो ये चीज़ें प्राचीन समय में भी थी और आज के समय में भी लोगों द्वारा अपनाई जाती है। अनुष्ठानों के, अनुष्ठान मतलब होता है पूजा अर्चना। क्या होता है? अनुष्ठान। अनुष्ठान करना, है ना, अनुष्ठान। अनुष्ठानों के प्रचलन से हमें प्राचीन सामुदायिक जीवन, परिवार और विवाह संस्था की जानकारी मिलती है। मतलब प्राचीन समय में जो अनुष्ठान किए जाते थे, जो यज्ञ कार्य किए जाते थे, उससे हमें प्राचीन सामुदायिक जीवन के बारे में, परिवार के बारे में और विवाह संस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आज भी अगर विवाह किया जाता है तो हवन कार्य किए जाते हैं, उसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं वो इससे हमने जो विवाह संस्था है उसकी जानकारी अपने को प्राचीन समय की मिलती है।
उच्च जाति के लोग गाय को नहीं दूहते थे, हल भी नहीं चलाते थे। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो गाय का दूध नहीं निकालते थे और हल को नहीं चलाते थे, राइट। तो क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि गाय को दूहना और हल को चलाकर बैलों से हल चलाना जो क्या है, एक गलत कार्य। गलत कार्य का मतलब है कि वो समझते थे या वो ऐसा मानते थे कि गाय का दूध दूहने से गाय को क्या होता है, दर्द होता है, और बैलों को हल में जोतने से बैलों को क्या होता है, दर्द होता है। इसलिए वो उन पशु को क्या नहीं देना चाहते थे, जो दर्द है वो नहीं देना चाहते थे। इस कारण से वो गाय को नहीं दूहते थे और बैलों के द्वारा जो है खेत को नहीं जोतते थे, है ना। आप ये देखो प्राचीन समय में भी लोग कितने समझदार हुआ करते थे कि पशुओं को दर्द नहीं दिया करते थे, उनको परेशान नहीं किया करते थे। और आज हमारे समाज में देखो, आज कहीं पशु अगर मिल जाता है तो लोग उनको पत्थर मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं ना। तो अपने को इन प्राचीन चीज़ों से सीखना चाहिए। पशुओं का सम्मान करना चाहिए, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये वो भी यही बात कहते हैं। हिंदू धर्म भी यही बात कहता है, सारे धर्म यही बात कहते हैं कि पशुओं का हमें सम्मान और उनकी रक्षा करनी चाहिए। शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अवमानना अस्पष्टता को बढ़ावा देती है। असमानता की यह अवधारणा केवल जातियों तक ही सीमित नहीं थी, वह स्त्री और पुरुष के पारंपरिक संबंध को भी रेखांकित करती है। मतलब वे असमानता को भी क्या करते थे, मानते थे। यानी प्राचीन समय में लोग जो ऊंच नीच होती थी उनको मानते थे। स्त्री और पुरुषों में जो असमानता होती थी उनमें वो विश्वास करते थे। सन 1930 तक, यानी ये ग्राम चित्र है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम चित्र, यानी गांव का चित्र का वर्णन कर रहे हैं ना। ये अपन गांव के बारे में ही तो पढ़ा, कबीलाई समाज हो गया, है ना, कबीलाई समाज हो गया। ये जो गाय को नहीं दूना और जो बैलों को से हल नहीं जोतना, है ना। तो ये ग्राम का चित्र अपन एक गांव का कैसा चित्र होता है वो इसमें हम पढ़ रहे हैं। यानी वो भी एक स्रोत के रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। सन 1930 तक, सन 1930 तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर सती प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी? बिहार के गांवों में, क्योंकि अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम चित्र, गांव का चित्र पढ़ रहे हैं। तो ये जो सती प्रथा थी वो बिहार के गांवों में उस समय प्रचलित थी। इस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद समाज में व्याप्त भेदभाव प्राचीन भारतीय समाज की प्रकृति को रेखांकित करते हैं। मतलब जो प्राचीन समाज था उस समय बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस समय जो उस भेदभाव किए जाते थे, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव किए जाते थे, उच्च और नीच में जो, यानी उच्च वर्ग और नीचे वर्ग में जो भेदभाव किए जाते थे, जो स्त्रियों के साथ भेदभाव किए जाते थे, वो भी उस समय क्या थे, मौजूद थे। ग्रामीण रीति रिवाजों और जाति के पूर्वाग्रहों द्वारा हमारे प्राचीन राजनीति और समाज पर शासन करने वाले कई धर्मशास्त्रीय नियमों को स्पष्ट किया गया है। मतलब उस समय जो धर्मशास्त्रीय नियम थे, राइट, उस समय जो धर्मशास्त्रीय नियम थे उनका भी उल्लेख इसमें किया गया है, राइट। तो ये जो है पूरा वो किसके बारे में बताया है मैंने, ग्राम चित्र के बारे में। जो छठा पॉइंट है वो ग्राम चित्र के बारे में वर्णन करता है कि कैसे गांव में कबीलाई समाज रहते थे, है ना, कैसे वहाँ पर भेदभाव किया जाता था। तो इससे भी अपने को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, राइट फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट है वो है 7वां पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 7वां पॉइंट। तो अपना जो 7वां पॉइंट है वो है इस लेसन का जो स्रोत है उसका प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान, यानी प्रकृति के बारे में जो विज्ञान है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राकृतिक विज्ञान के बारे में, प्राकृतिक विज्ञान भी एक क्या है, मदद कर सकता है या मदद करता है अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये भी एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, राइट फ्रेंड्स। प्राचीन भारत के इतिहास निर्मिति के लिए सामाजिक विज्ञान के खोजों का उपयोग करीब 30 साल पहले शुरू हुआ। हाल में प्राकृतिक विज्ञान का उपयोग भी शुरू हुआ। मतलब ये जो है वो हाल ही में शुरू किया गया, यानी एक नया है,
ये क्या है, नया है। पहले प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं होता था। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र है ना फ्रेंड्स, भूविज्ञान है ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य प्रासंगिक हो गए। मतलब पहले जो है वो भारत का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान को इतनी जो प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन हाल ही में रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, जीव विज्ञान का अध्ययन, इन चीज़ों को भी जो इतिहास के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मैं रसायन शास्त्र की बात करूँ, जैसे अपन ने पढ़ा था पराग, जो वृक्षों के ऊपर, जो फूलों के ऊपर पराग पाए जाते हैं ना, उनसे जो तिथि जो है उसका निर्धारण किया जाता है ना। तो वैसे जीवों की जो हड्डियाँ होती है उनसे भी अपन ये पता लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोग किसका शिकार करते थे, है ना, किन जानवरों को पालतू बनाते थे, कौन से जंगली जानवर होते थे। जैसे अपन ने पढ़ा था कि दांत की आकृति, जो पशु होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनकी आकृति से अपन ये बता सकते हैं कि वो जंगली है या पालतू। उनके पंजों की आकृति से अपन बता सकते हैं कि वो जंगली है या पालतू, है ना। तो इसका भी उपयोग अपन अब जो है नए युग में इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक स्रोत के रूप में कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। राइट फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो अपना पॉइंट आता है वो है इतिहास बोध और इतिहास का निर्माण। ये दो बिंदु रह गए हैं इस पाठ में, इस लेसन में। ये है इतिहास बोध, और एक रह गया है इतिहास का निर्माण। ये लेसन थोड़ा दोस्तों लंबा है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा वीडियो इसमें बन गई है। ये थोड़ा लेसन लंबा है और थोड़ा समझने लायक भी ये लेसन, है ना। तो मैंने ये पहले ही बोला था कि आप इसकी चिंता ना करना कि समय ज़्यादा लग रहा है, मगर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो आप समय इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट ना होकर एक प्रॉपर अच्छा इन्वेस्ट होगा। ओके फ्रेंड, समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, समय ज़रूर थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगी। तो इसमें अपने दो पॉइंट और रहते हैं, एक इतिहास का बोध और एक इतिहास का निर्माण। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।